गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आज का आप लोगों का आज की स्पेशल क्लास में। हम लोगों ने पार्ट बी क्लास 12 से चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी स्टार्ट कर रखा था। और इस चैप्टर में अब तक हमने बैलेंस शीट का जो है इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करने दिए थे। हम उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें देखेंगे कि भाई थोड़ा सा रिवीजन करते हुए कि कौन कौन सी मेजर हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं बैलेंस शीट की, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। और जो है एक तो क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि भाई मेजर हेड और सब हेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। होप सो कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख ली हैं। और आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सकता है। और हाँ, ये गारंटी है कि अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हैं, स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट्स, तो उनके लिए 100/100 का स्कोप क्रिएट होता है। मैं आपको कंसेप्ट के साथ लेके चलता हूँ, कंसेप्ट समझा के चलता हूँ। मुझे हालांकि मैं आपको जो टीचिंग कर रहा हूँ आपकी बुक से कर रहा हूँ, डीके गोलसर की बुक में यूज कर रहा हूँ। और अगर आप अपनी बुक लेके बैठते हैं तो और ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियरिटी बनती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिना बुक के समझ में नहीं आता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और मेरी जो अटेंडेंस केवल इतनी है कि भाई आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे आप मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन क्लियर है या नहीं है। चलिए, होप सो आपको स्क्रीन जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन की क्लियरिटी में। हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड्स, और उसमें उसकी मेजर हेड्स और सब हेड्स के बारे में हमने बात की थी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड से, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, जिन्होंने अब तक मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं। सो नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड ऑफ ए कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। जो कंपनी होती है उसकी जो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड होती है वो किस प्रकार से प्रेजेंट की जाती है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज की जाती है, उसके लिए आपको मेजर हेडिंग्स के नाम आपको बताने हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि चार टोटल मेजर हेडिंग है हमारी, जिनमें पहली हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथी है करंट लायबिलिटी। और इनमें मैंने आपको बताया था कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है वो प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन की पर्पज से हमसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ जैसे थ्योरेटिकल में पूछ लिया आपसे मेजर हेड के तौर पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उसको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द सब हेड्स अंडर विच शेयर होल्डर्स फंड shall be classified in a company's balance sheet। तो शेयर होल्डर फंड जो 1 बाय 1 है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो शेयर होल्डर फंड में तीन प्रकार से जो सब एड्स रखे गए हैं। पहला सब एड रखा गया है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और इसमें भी हमने बात की थी कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे सब एड के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। स्टेशन 4 देखिए, नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच नॉन करंट लायबिलिटीज shall be classified in the company's balance sheet। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या? DLL। इस डोल के आधार पे हम इन चारों सब हेडिंग्स याद कर लेते हैं। जैसे ओ है हमारी क्या, डी है हमारा क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ओ क्या है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और ए एल क्या है लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, और एल क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंडर व्हाट heads the following items on equities and liability side of a balance sheet of a company will be presented। तो अब आपको ये बताना है कि ये बैलेंस शीट की किस मेजर हेडिंग्स में या सब हेडिंग्स में आते हैं। तो मेजर हेडिंग और सब हेडिंग आपको बेसिकली आप डिस्कस करनी है। एग्जाम में आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और मेजर हेड, ठीक है, आइटम्स लिखकर मेजर हेड्स और सब हेड्स की कैटेगरी आप मेंटेन कर लेंगे। जैसा भी आपको लगेगा आप उसके हिसाब से इसको बताते हुए चलेंगे। प्रपोज डिविडेंड देखिए, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इन पाइपलाइन, डिविडेंड इन पाइपलाइन, ठीक है, डिविडेंड इन पाइपलाइन। जो डिविडेंड अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ प्रपोजल पे रखा गया है, तो प्रपोजल प्रपोजल जो चीजें रखी गई है, जो प्रपोज रखी गई है, वो प्रपोजल क्लियर हो जाएगा तब ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड माना जाएगा। अभी डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, क्या है, प्रपोज्ड है। तो ये एक प्रकार की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, आप इसको नोट में दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, नोट में दिखाएंगे, लिखेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, contingent liability not to be shown in balance sheet, not to be shown in
बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आप इसे नहीं दिखाते हैं। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड अनक्लेम्ड, क्या हो आपका आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग के नाम से गिवन हो तो भी आप इसको जो है यही मानेंगे कि ये अनक्लेम्ड है या अनपेड है। तो उसके लिए मेजर हेडिंग होती है क्या हमारी, करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग हो जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज। डिवेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी, एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसे हम शो करेंगे। मैच्योर्ड डिवेंचर्स, देखिए डिवेंचर्स क्या है, मैच्योर्ड है तो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, मैच्योर्ड डिवेंचर्स। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, हमारा एक प्रकार से पैसा जो कि शेयर होल्डर्स ने भी पेड नहीं किया, अब शेयर होल्डर से हमने पैसा लेना था उसने पेड नहीं किया है, तो इसका मतलब अभी वो एरियर है, हम उससे पैसा लेंगे तो इसको शेयर होल्डर फंड के अंदर लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल, लेस फ्रॉम या डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल में से इसको लेस करके दिखाएंगे। सिंकिंग फंड, मैंने आपको बताया था आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आपके पास हो सकता है। तो इसको हम किस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में दिखाते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस का ये पार्ट माना जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो अमाउंट जो कि हमें पीएफ के तौर पे हमने एम्प्लॉइज का काटा है और आफ्टर द रिटायरमेंट उसको हम ये पेड करने वाले हैं, तो ये एक प्रकार की नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का ये पार्ट माना जाता है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, जो पैसा हमने लोगों को पेड करना है, और करंट लायबिलिटी में एक किसमें आता है, ट्रेड पेबल्स में आता है, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पूछ ले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी इसी का एक पार्ट होता है, या पूछ ले आपसे अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल भी इसी में हम लोग शो करते हैं, क्या अकाउंट्स पेबल इसमें हम शो करते हैं। या एक्सेप्टेंस अगर आपसे आपके पास आ जाए तो एक्सेप्टेंस दो प्रकार की होती है, रिसीव्ड और गिवन, ठीक है, अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी आपकी। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स भी क्या है, हमारा एक प्रकार का नॉन करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म का पार्ट। इज इट ओके, चलिए थोड़ा सा एक बार हम पीछे चल पड़ते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बार। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नॉन करंट, देखिए ये है नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस बात को आपने विशेष ध्यान रखना है, यदि सम पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मे बी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इट विल बी शोन अंडर द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाई जाएगी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये आपको यहाँ पे दिखाना है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने मैच्योर डिबेंचर्स को यहाँ क्यों शो किया है, मैच्योर डिबेंचर्स को अपने यहाँ क्यों शो किया, मैच्योर डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटीज में और शॉर्ट टर्म बोनस में, इस चीज के लिए आपको ये जो है पीछे की तरफ लेके गया था। क्योंकि हमने कोई पेज शायद मिस कर दिया यहाँ पर, 1.19 के बाद सीधा क्या आ गया, चलिए कोई बात नहीं, 1.20 कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए, इनको भी आप देख लीजिए। सरप्लस इन बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस है तो हमने बताया था इसको शेयर होल्डर्स फंड में हमसे शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में एज ए नेगेटिव आइटम की लॉस। आपको याद होगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता था तो असेट साइड शो करते थे, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी की बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में से ही नेगेटिव आइटम या माइनस करके शो करते हैं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, करंट लाइबिलिटीज,
और अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। क्योंकि एडवांस मिला है तो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि एक साल में पेड करना मिलता कब है, जब कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तब, या फिर पार्टिकुलरली मान लीजिए आपने कंपनी ने कोई शेयर डिबेंचर इशू किया तब किसी शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर ने एडवांस पैसा दे दिया, तो भी हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। तो इसलिए इसको यहाँ पर शो करके चलेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। एक्रूड ड्यू ऑन डिबेंचर्स हो और एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स हो, दोनों के दोनों हमारे पेड करने हैं हमें करंट में, तो करंट लायबिलिटीज ट्रीट की जाएंगी और अदर करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट माना जाएगा। एरियर्स ऑन फिक्स्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मान लीजिए फिक्स कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, यानी कि डिविडेंड आपने सुना होगा, प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें एक शेयर के टाइप ऐसा होता है जिसमें कम्युलेटिव डिविडेंड के नाम से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिनका डिविडेंड यदि किसी साल ना मिले, किसी साल जिसको डिविडेंड ना मिले तो उसका डिविडेंड को हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं और अगले साल पहले उसको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड किया जाता है। ये प्रकार क्या है, कमिटमेंट है। क्या है प्रकार, ये कमिटमेंट, तो इसको हम नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं एज ए कमिटमेंट्स, बैलेंस शीट में शो करके नहीं चलते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये भी हमारे बेसिकली एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला बेनिफिट है, और इसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज में लेकर चलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब तक ना बताए तो आपसे लॉन्ग टर्म मान लें, नॉन करंट माने लॉन्ग टर्म में शो करें, अगर बता दे तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट फॉर शॉर्ट रन अगर आ जाए तो फिर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन से शो। ये हमने सब अब तक पीछे तक का काम रिवाइज किया था। आइए आज की क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट्स से। तो एसेट्स के अंदर हमारे पास दो बेसिकली हेडिंग्स हैं, एक तो है नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी नॉन करंट एसेट्स के बारे में, और थोड़ा बहुत अगर समय बचता है तो हम फिर करंट एसेट्स को भी कंटिन्यू करेंगे। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? दीज एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव सब हेड्स, कहता है फाइव सब हेड्स में बांटा गया है इनको। और ये वो एसेट्स होती हैं जो मोर देन वन ईयर के लिए होती है। किसके लिए होती है? मोर देन वन ईयर के लिए, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम इसे परचेज करते हैं। पर्पज जो होता है, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, रीसेल करने का पर्पज इसको बिल्कुल भी नहीं होता। इसको हम बेचेंगे नहीं, मतलब नॉट फॉर रीसेल के लिए रखी जाती है। और ये एक प्रकार की जो है मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, मॉनेटरी टर्म्स में इनको प्रेजेंट किया जाता है। और ये प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प करती है, और साथ साथ ये रिवेन्यू जनरेशन में भी हमारी मदद करती है। तो इनके आधार पे हमारा रिवेन्यू का जनरेशन भी होता है। तो जिसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, या तो पोजेशन होता है, या तो क्या होता है, पोजेशन होता है, या फिर जिसको हम लीज पर ले लें, लीज पर भी लेते हैं तो भी हमारा वो पोजीशन में ही आता है। तो इस प्रकार की हमने एसेट्स को किस में बांटा है? नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड किया है। ये पांच प्रकार की बताई गई है। इन पांच प्रकार के नाम याद रखने के लिए आप ये एक्रोनिम याद रखिएगा, P4NDLO। अब आप देखिए, P4NDL, ये आपने जो है चार बेसिकली पांच नाम जो आपने याद रखने हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एन आप थोड़ा बड़ा रखिएगा, PNDL, एल बड़ा रखिएगा, ओ छोटा रख लेते हैं, ठीक है, ओ छोटा रख लेते हैं। ये छोटा रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो डी और ओ है वो हमारी एज ए सब हेडिंग तो आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन के पर्पज से ये हमसे पूछा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ना ही पूछा जाएगा एज पर सर्कुलर, सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया कि भाई इनको प्रैक्टिकल में नहीं पूछा जाएगा, बाकी थ्योरेटिकल में आपसे ये पूछा जा सकता है मेजर हेड सब हेड के तौर पे। लेकिन तीन मैंने बड़े रखे हैं, P, N और L। इनका मतलब है क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एन का मतलब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, एल का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और डी क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, ओ क्या है? अदर नॉन करंट एसेट्स। अब एक रह गया यहाँ पर P4 हमने क्यों लिया है? आपको याद रखें कि जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी चार सब हेडिंग है, जिनको हम TICI से शो करते हैं। अब टी को हमने जो है कन्वर्ट कर लिया किस में? पी में, क्योंकि पी से ए कंटिन्यू होगा। इसमें हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। आई का मतलब होगा हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि मेजर हेडिंग को तो इसमें तो यहाँ लिख दिया हमने, और इन्हीं के दो हिस्से हमने फर्दर ऑन कर दिए, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो, क्या हो? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो। और आई क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
ये 4 सब एडिंग होगी। तो चलिए हमने इसको क्या रखा, P4NDL। P4NDL 2-3 बार बोलेंगे मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। P4NDL बोलो, P4NDL। ठीक है, P4NDL। तो सबका मैंने पहले पहला अक्षर लिया, P N D L। आपको डी और ओ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनका मीनिंग समझने की जरूरत है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। These assets refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale। और जिनको बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं होता है। सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू, तो हमने बांटा है किस तरीके से। सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करें। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो दीज आर द एसेट्स व्हिच कैन बी फिजिकली सीन एंड टच्ड। तो इनको हम टेंजिबल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेंजिबल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। टेंजिबल एसेट्स आपके पास आ जाए तो इसीलिए बात करने के इसके बारे में, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन शैल बी गिवन एज, इनमें जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर सच एज लाइफ स्टॉक। अगर ये सब चीजें आ जाए तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जो वर्ड आया है, अगर कंप्यूटर को हम रिप्लेस कर दे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जिसको ना तो देखा जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है। हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और कंप्यूटर अगर हार्डवेयर अगर आ जाए तो वो हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही पार्ट रहेगा। चलिए इंटेंजिबल एसेट्स में देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस and thus cannot be seen or touched. Classifications such as goodwill, brands, trademarks, computer software, mining rights, masthead and publishing title। अब masthead and publishing title क्या होता है? जो आपने कवर पेज देखा होगा मैगजीन्स वगैरह का, है ना, तो जो ऊपर का फ्रंट पेज होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर एंड पब्लिशिंग टाइटल। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं आएगा, बस आपसे ये जरूर पूछा जाता है मास्टर एंड पब्लिशिंग टाइटल का मेजर एड ऑन वगैरह बताइए, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मास्टर कहता है रेफर टू द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर और अ मैगजीन प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। जैसे टुडेज या हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है ये, ठीक है, वो जो टॉप में जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड मास्टर, मेजर हेड, आपसे बोल सकते हैं इसका। कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, ऑपरेटिंग राइट्स, ये भी हमारे क्या है, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, और इनका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेसिपीज, फॉर्मूला, मॉड्यूल्स, डिजाइन्स, प्रोटोटाइप्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ये शामिल नहीं है, बट ये आपसे पूछे जा सकते हैं एज ए मेजर एड और सब एड। रेसिपी, फॉर्मूले, मॉडल्स, डिजाइन्स और प्रोटोटाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज। लाइसेंस और फ्रेंचाइजी भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इनको भी प्रैक्टिकल में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपसे मेजर एड सब एड का क्वेश्चन ये आ सकता है, और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में आपको याद रखना है आपसे गुडविल के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, माइनिंग राइट्स के बारे में, मास एंड पब्लिशिंग टाइटल्स के बारे में, या रेसिपीज के बारे में। ठीक है, रेसिपीज के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में, जिनको आपको ये लगता है कि भाई ये कई बार अजीब से हैं, और इन अजीब के ऊपर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। डिजाइन्स के ऊपर, प्रोटोटाइप्स के ऊपर, जिसको एग्जाम में अब तक पूछा नहीं गया लेकिन ये पूछा जा सकता है। It may be mentioned that the terms depreciation is used for writing of property, plant and equipment over their useful life, whereas the term amortization is used for writing of tangible assets over their useful life। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, और अमोर्टाइजेशन वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है सब हेडिंग है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
अब जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उससे पहले हमारे पास दो सब हेडिंग हमने पढ़ ली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन सी पढ़ ली? एक तो पढ़ ली हमने क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, इंटेंजिबल एसेट्स। ये इनकी सब हेडिंग है। किसकी सब हेडिंग है ये? सब हेडिंग है ये किसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेडिंग किसकी है? नॉन करंट एसेट्स की। आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई एक तो मेजर हेड है, एक सब हेड है, और एक सब सब हेड है। मेजर हेड तो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड क्या है हमारा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और सब हेड क्या है इसके अंदर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर है इंटेंजिबल एसेट्स, और फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। पहले ही हमने पढ़ ली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स। अब तीसरी जो है सब हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इट रेफर्स टू फिक्स्ड tangible assets which are under development, which are under construction, such as building, plant, equipment। ये कंस्ट्रक्शन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब है चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ और चैप्टर नंबर सिक्स जो है आने वाले, इनमें हमने इस रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे मेजर एड और सब एड में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आपको इसकी मेजर हेड क्या बताना है? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड क्या बताना है? सब हेड आपको बताना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और उसमें भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे, सब हेड में क्या लिखेंगे? अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इसको शो किया जाता है। ठीक है, चलिए इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द इंटेंजिबल एसेट्स लाइक patents, intellectual property rights, etc., which are being developed by the company। यानी कि अभी एक्वायर्ड, एक्वाजिशन के लिए एप्लीकेशन दिया, एक्वायर्ड नहीं हुए राइट्स हमें, लेकिन इनकी हमने एप्लीकेशन दे दी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इनको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे सब हेडिंग के तौर पे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारी कौन सी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? मोर देन 1 ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं उनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर हेल्ड बाय कंपनी नॉट विद द पर्पस ऑफ सेलिंग बट टू रिटेन देम। भविष्य में इनको इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि कुछ इनकम में मिल सके, उसे हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक अदर अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लासिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी नॉट बीइंग इट्स सब्सिडियरी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, किसी सब्सिडरी कंपनी के तौर पे नहीं, सिर्फ आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? आर दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच आर नॉट फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। जैसे हमने शेयर और डिबेंचर में ना रखकर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी रेफर्स टू लैंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन रेंटल्स रादर रादर देन, यानी कि किराए की इनकम से जनरेट कर सके। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिवेंचर बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या हमारे अदर इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फॉर्म, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक नेचर का, तो ये सब हमारे क्या है? अदर इन्वेस्टमेंट्स है। एक इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिनको कंपनी किस में पैसा लगाती है? शेयर्स में, डिवेंचर्स में, किसी दूसरी कंपनी के, नॉट बिग सब्सिडरी, सब्सिडरी के तौर पे नहीं कि भाई उसकी उसमें हमने आज उससे हमने कोई 51% एक्विजिशन कर लिया तो हम वो अपनी सब्सिडरी कंपनी डाली, ऐसा नहीं। सिर्फ हम उसमें पैसा लगाते हैं ताकि अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें और उनका ट्रेड कर सकें अगर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर है एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका नहीं आता है, लेकिन आपको पता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स कम्स इनटू फोर्स व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन द टैक्सेबल इनकम। हमने ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी के पॉइंट में भी इसको डिस्कस किया था। द सेम ट्रीटमेंट इज हियर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? वो पैसा जो हमने दूसरे को 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार दे रखा है। दीज आर द लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर more than 12 months from the date of balance sheet and they are classified as। इनको हम इस तरीके से बांट सकते हैं। पहला पॉइंट है कैपिटल एडवांसेस। अगर कैपिटल एडवांस आपके पास वर्ड आता है
तो आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में इसको लेकर जाना है। एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। इसको हम अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो ब्याना बोल सकते हैं, ब्याना। आपको याद है किसी की प्रॉपर्टी आपने अगर परचेज करनी है, कोई लैंड वगैरह आपने परचेज करनी है, तो आप इनिशियली कुछ पगड़ी अमाउंट देते हो, पगड़ी अमाउंट, पगड़ी। ये पगड़ी जो अमाउंट है इसको ये हम ब्याना बोलते हैं, एडवांस, कैपिटल एडवांस दे दी किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। एंड दीज एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स सिंस दे आर अल्टीमेटली converted into property, plant, equipment, and intangible assets of the company, and they are classified as capital advances। इसको हम कैपिटल एडवांसेस के नाम से जानते हैं। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस में हम क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे लोन गिवन टू एम्प्लॉइज, लोन लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू द सप्लायर, सच एज लॉन्ग टर्म एडवांस हमने एम्प्लॉय को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वगैरह, या उनको उधार में पैसा दे दिया हमने, है ना। और लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू सप्लायर, सप्लायर्स को हमने लॉन्ग टर्म एडवांस के तौर पे पैसा दे दिया कि भाई हम अपना सामान परचेज करेंगे। तो ये इसके अदर एग्जाम्पल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस का एक एग्जांपल कैपिटल एडवांस का बेसिकली जनरली मैंने क्वेश्चन में देखा है, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो इसका पेट क्वेश्चन है, भाई बार बार ये आपसे पूछ भी लेता है। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, जिनका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल भी पॉइंट है लेकिन थ्योरेटिकल में आपसे क्वेश्चन रखा जा सकता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। ऑल अदर नॉन करंट एसेट्स व्हिच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन आर शोन अंडर दिस हेडिंग, दीज में बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मैनर। इनमें क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले शामिल होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो है ये अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अब जो है इसको आप अदर नॉन करंट एसेट्स में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में ले जाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, द सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 months द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड एज अदर नॉन करंट। एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, तो इसको हमने किस में माना है, अदर नॉन करंट एसेट्स में माना है। ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीव्ड आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये भी हमारा क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स है, जो बैलेंस शीट में जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसके बाद अगर मैं रिसीवेबल हूँ, उन ट्रेड रिसीवेबल को भी हमने कहा रखना है अदर नॉन करंट एसेट्स में रखना है। अदर सच एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, तो ये भी हमारा क्या होगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में होगा। रिसीवेबल है ना, इंश्योरेंस क्लेम, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के याद करिएगा, क्योंकि रिसीवेबल जनरली हमारे करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम ये जैसे ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर 12 months की जो बात हो रही है, ये सब क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। आगे चलते हैं करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स क्या है, आइए समझते हैं इनको भी। चलिए ऐसा करते हैं, करंट एसेट्स तक जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन में करवा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अभी बेसिकली, हमने क्या पढ़ा है, नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा है। नॉन करंट एसेट्स में टोटल 5 सब हेडिंग्स है, कैसे याद करोगे, P4NDL, ठीक है। ये डी और ओ छोटा इसलिए रखा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मेजर एडसम ऐड के तौर पे इसको याद जरूर करना है। P4 में हमने बात की थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, और इसमें हमने बात की थी 4 सब हेडिंग्स की, जिसको हमने याद किया था PICI करके, ठीक है। P मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, I मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, C मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, I मतलब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास हमने बात की थी N के बारे में, N इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की थी हमने। फिर हमने बात की थी डी, डी को हमने पढ़ लिया था डेफर्ड टैक्स एसेट्स, नेट। फिर हमने बात की थी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। फिर हमने बात की है किसके बारे में, वो अदर नॉन करंट एसेट्स, और इसमें अभी हमने स्पेशली याद रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर 12 months, और अदर्स में लाइक इंश्योरेंस क्लेम आफ्टर द 12 months या ओपनिंग साइकिल पीरियड, ये सब हमारे किस में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के पार्ट में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी किस में रहेगी, करंट एसेट्स के बारे में, तो आपने एक बार इसको जरूर स्टडी करना है। मैं आपको उसका एक्रोनियम लिख देता हूँ, आप उस एक्रोनियम को एक बार पढ़कर देखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। इसको लिखेंगे CIT
CS, ठीक है, CIT CS, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई बात पूछने वाली हो, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ पूछना चाहिए, तो आप प्लीज मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9671925624। अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हैं और आपकी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज क्लास के लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जितना आप ज्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा मैं मोटिवेटेड होऊंगा, उतना ज्यादा मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी बेहतर क्लासेस प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आपका लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन है, आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बोनस है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।